नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। 1996 इमरान खान साहब ने जब पीटीआई की बुनियाद रखी तो उनकी एक मीटिंग में मलिक मेराज खालिद साहब भी मौजूद थे। मैंने मलिक साहब को कॉल की और ये जानना चाहा कि आया वो पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनकी इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ क्या राय है। उन्होंने सर्द मोहरी से एक लफ्ज़ 2 बार रिपीट किया और कहा कि ही इज़ इमेच्योर और कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा रायज़नी करना पसंद न किया और मैंने भी कोई ज़्यादा इस बात को न कुरेदा और मैं सूरत हाल को फ़ौरन समझ गया। खान साहब बड़ा लंबा अरसा सियासत में एक्टिव रहे और लाहौर वाले जलसे तक पहुंचते पहुंचते वो बामुश्किल अपनी ही सीट कभी कभार जीत पाते थे। फिर साहब लोगों ने जब वो नवाज शरीफ साहब की भोली सूरत देख देख कर उकता चुके थे तो उन्होंने तब्दीली के लिए तब्दीली सरकार को लाने का फैसला किया। उसके बाद किस तरह से और कैसे खान साहब को लॉन्च किया गया ये तारीख का हिस्सा है। अचानक खान साहब सियासी उफक पर छाते चले गए। तमाम मीडिया एक्टिवली जो कि खुद भी तब्दीली चाहता था उनको प्रमोट करता चला गया। तमाम सहाफ़ियों को ये टास्क दिया गया और जो खुद भी इसमें चाहते थे कि पाकिस्तानी सियासत में जो जमूदारी है उसको तोड़ने के लिए एक नए एलिमेंट को या एक नई शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराया जाए। खान साहब अल्टीमेटली साहब लोगों की भरपूर कोशिशों से और हमारे मीडिया की कोशिशों से जो कि खान साहब को एक हीरो और निजात दहिंदा के तौर पे पेश कर रही थी। हीरो तो वो पहले ही थे और अब उनको निजात दहिंदा के तौर पर मीडिया ने पेश करना शुरू किया, प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो बिलाखिर खान साहब वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म बनने के बाद बातों की हद तक तो सारा ठीक था, लेकिन अमली लिहाज से जब हमारे साहब लोगों ने देखा कि वो कहते तो ये है कि वो रास्ते मदीना बना रहे हैं या रास्ते मदीना बनाने जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो रास्ते मदीना बनाने के लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो उस्मान बुज़दार के स्पुर्द करते हैं और सरहद का जो वज़ीर आला उन्होंने अपॉइंट किया उसे बुज़दार प्लस के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा उनके जो इक़दामात थे ब्यूरोक्रेसी उसे तोहन व करहन बर्दाश्त करती रही क्योंकि वो खुद उनको अपने हाथों से उस मसनद तक लेके आई थी। लेकिन जब मामलात बहुत ज़्यादा हद से बाहर जाने लगे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि खान साहब को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इनको जाने देना चाहिए। खान साहब की जब छुट्टी करवाई गई तो उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने ज़ख्म चाटते और घर चले जाते उन्होंने मुज़ाहमत का फ़ैसला किया और उन्होंने बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी की बिना पे लोगों से हमदर्दी तलब करते उन्होंने अमेरिका और ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ अपनी जंग को तब्दील कर दिया। अमेरिका और ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ स्टैंस ये ऐसी सदाबहार प्रोडक्ट है जो कभी भी बेची जा सकती है और अवाम उसे अंधाधुंध खरीदते हैं।
अवाम ने इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अंधाधुंध खरीदा, और दूसरी तरफ जो 12 जमातों के इत्तेहाद से हुकूमत वजूद में लाई गई थी या आई थी, वो डिलीवर करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई। अवाम जो पहले ही बुरे हालात का सामना कर रहे थे, अब उनके सामने पहले दरिया से एक और बड़ा दरिया खड़ा था। और यूं देखते ही देखते खान साहब सियासी उफक पर एक बार फिर छा गए। अब जो हमारे बाबूस थे, जिन्होंने खान साहब को यहां तक पहुंचाया था और बाद में इस सारी फिल्म को रोल बैक करने की कोशिश में लगे हुए थे, उन्होंने हर तरह से ये कोशिशें शुरू कर दी कि खान साहब को काउंटर कैसे किया जाए। बिलाखिर 9 मई आया और तो पंजाबी की कहावत है, बिल्ली दे भागों छिका टुटा। और 9 मई के वाक़ये को बुनियाद बनाकर खान साहब ने जो अंधाधुंध स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम चला रखी थी, उसको बंद बांधने का वक्त आ गया। अब जब ये पूरी सूरत हाल को रिवर्स करने के लिए स्टैब्लिशमेंट के हाथ में एक मजबूत बुनियाद आ गई, तो उन्होंने इसको हर स्टेज पे, हर लेवल पे इसको रोल बैक करना शुरू कर दिया। कुछ सहाफ़ी ऐसे नादान भी थे जो कि ये समझ न सके, और उन्होंने इमरान खान के साथ ही खड़े रहना ज़्यादा बेहतर समझा और पसंद किया, क्योंकि वो अवाम में भी पॉपुलर हो रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। और उन्होंने इस चीज़ को भी नापसंद किया कि साहब लोग जब फैसला करते हैं किसी को आगे बढ़ाने का, और जब उसको नीचे गिराते हैं, तो इतनी तेज़ी से ये अमल हुआ कि बहुत से लोगों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। अवाम ने में भी बहुत से लोगों ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया, और कुछ सहाफ़ियों ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। उसमें इमरान रियाज साहब जो हमारे सहाफ़ी हैं, वो बड़ा बेबाक बोलते चले गए, और इस तरह से वो बोले कि उन्होंने बहुत से बोलने वालों को पीछे छोड़ दिया, और वो ऐसी बातें भी कहते चले गए जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ उन्हें खान साहब की कोई भी बात ऐसी नज़र ना आती थी जिस पर वो तनकीद करते। बहरहाल उनकी ज़ुबानबंदी के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी ने जो तो तरीका इख्तियार किया, वो बहुत ज़्यादा काबिले एतराज़ था, और काबिले एतराज़ है, और होना चाहिए। मेरे नज़दीक तो उनको इमरान रियाज के कान में जाकर कहना चाहिए था कि पहला ऑर्डर कैंसल, और शायद वो बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते कि इसका क्या मतलब है। आपने वो शोरा फाक हिंदी मूवी शोले देखी होगी, जिसमें जेल के एक सीन में जेलर की पुश्त पर अमिताभ बच्चन, गालिबन धर्मेंद्र, एक लकड़ी का पीस रखते हुए उसे कहता है कि हिलना मत वरना गोली मार दूंगा, और थोड़ी देर के बाद उसको कहता है कि अपने दफ्तर चलो। तो जेलर कहता है कि तुमने हिलने से मना किया है, अरब कह रहे हो कि दफ्तर चलो। तो अमिताभ बच्चन पीछे से कहता है कि पहला ऑर्डर कैंसल। तो होना तो ये चाहिए था कि जो इमरान रियाज साहब
का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते थे, उनको सिर्फ उनके कान में आकर ये कहना चाहिए था कि साहब पहला ऑर्डर कैंसल, और शायद उनको ये बात समझ आ जाती। और जाते जाते उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान रियाज की ज़ुबान बंद करते करते अपने लिए और फ़ौज को बदनाम करने के लिए बहुत सारा काम किया और कारहाय नुमाया सरअंजाम दिया, कि जिससे अपनी, उनकी और फ़ौज की बहुत बदनामी हुई। किसी महफिल में एक शख्स बहुत बदसुरा गा रहा था और चौधरी साहब जो सबसे आगे बैठे थे उनसे बर्दाश्त ना हुआ और वो उठकर उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसको यूं पकड़कर स्टेज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। उनको यूं देखकर गाने वाला घबरा गया और उन्होंने उससे देखा कि गाने वाला जो है वो और बदसुरा गा रहा है, तो उन्होंने उससे कहा कि तू गा, मेरा फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू गा। जब दूसरा चक्कर लगाया तो वो पहले से भी ज्यादा खौफजदा हुआ, फिर उसके पास रुके और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो उससे ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें लेके आया। तो जब खान साहब इतना बड़ा डिजास्टर, जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डिजास्टर था, और खासकर अगर वो है भी, आपकी बात सच है, तो फिर उसको लाने वालों जो हैं वो कहां हैं? उनमें से कितनों को आपने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है? मज़ा तो तब है कि आप जो लोग उनको लेकर आए थे, इस डिज़ास्टर को लेकर आए थे, उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते। और अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना खुद एहतसाबी ना कर सकें, तो फिर अब मज़ीद जो भी आप करेंगे और करते चले जाएंगे, उसके नतीजे में और बदनामी, बदनामी और बदनामी और मज़ीद बदनामी, इसमें से नेक नामी नहीं निकलने वाली, इसमें से कोई अच्छाई नहीं निकलने वाली। कोई इंटेलिजेंस का इदारा, कोई एनालिस्ट, कोई सर्वेयर, कोई पब्लिक ओपिनियन को नापने वाला, कोई इंटेलिजेंस का इदारा, सुना है मैंने 10-15 इदारे हैं आर्मी में भी और सिविल के भी, मिला के कुछ 12 इदारे बनते हैं, 14-13, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रिपोर्ट बना के बताए कि आप जो कुछ करते चले जा रहे हैं उसका अवाम पर क्या असर हो रहा है और उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। आप अपने लिए कितनी नफरत के बीज बो रहे हैं, कोई भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम।